हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विद्युत धारा सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। इसको समझना है, सदिश राशि किसे बोलते हैं? वैसा भौतिक राशि जिसके पास में दिशा भी हो और साथ में परिमाण भी होता है। परिमाण तो सबके पास में होता है, लेकिन कोई कोई भौतिक राशि जिसके पास दिशा नहीं होता, तो दिशा नहीं होता इसका मतलब वो अदिश राशि हो गया, और जिसके पास दिशा इसका मतलब वो सदिश राशि है। तो आप क्या बता सकते हैं? धारा के पास में परिमाण भी है। परिमाण करने का मतलब 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, इस प्रकार से जो हम लोग लिखते हैं ना, 5 एम्पियर बोल दिए, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इसका मतलब क्या है? वो परिमाण बता रहे हैं। साथ में दिशा भी हम लोग पता किए है ना, कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा की दिशा, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धारा की दिशा, ऐसा पढ़ लिए ना। तो धारा की दिशा पता किए कि नहीं? हो गया पता धारा की दिशा। क्या विद्युत धारा सदिश राशि होगा कि अदिश राशि होगा? सदिश होगा कि अदिश होगा? सदिश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके आधार पे तो सदिश होना चाहिए कि नहीं? उसके पास दिशा भी है, उसके पास में परिमाण भी है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि धारा एक अदिश राशि है ना, धारा एक अदिश राशि है। अब क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये आज हम लोग जानेंगे, और इसको चलिए समझते हैं। सदिश होने का जो शर्त होता है उसमें हम लोग पढ़े थे कि सदिश हो सकता है, कोई भी राशि सदिश है। तो अभी तक तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि सदिश जो होता है जिसके पास परिमाण प्लस में दिशा होता है। धारा के पास ये दोनों चीज है, धारा के पास में दोनों चीज है। धारा के पास क्या क्या है? परिमाण भी है। परिमाण बोले तो 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। दिशा भी हम लोग पता किए कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दिशा जब आपको पता है तो धारा क्या किस प्रकार की राशि होना चाहिए था? सदिश राशि। लेकिन सदिश राशि नहीं है, तो अब सदिश होने का शर्त क्या है? देखिए, सदिश होने के लिए केवल परिमाण और दिशा ही जरूरी नहीं है, वेक्टर अलजेब्रा का पालन करना चाहिए। ये क्या होता है कि सिंपल अलजेब्रा जो हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, 2 + 2 6, 2 + 2 4 हो जाता है ना, 4 प्लस में 2 6 हो जाता है, इस प्रकार से जो जोड़ते हैं वो सिंपल अलजेब्रा है ना। और वेक्टर अलजेब्रा का मतलब सदिश बीजगणित जो होता है उसमें क्या होता है, आप 2 वेक्टर को जोड़ सकते हैं, जैसे वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी कर सकते हैं, वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, आप गुना भी करा सकते हैं, इतना गुना भी करा सकते, लेकिन भाग नहीं करा सकते। भाग नहीं है, भाग परिभाषित न है, 2 सदिश का भाग परिभाषित नहीं, गुना तक होता है, ठीक है। 2 सदिश को जोड़ सकते हैं, 2 सदिश को घटा सकते हैं, 2 सदिश को गुना भी कर सकते हैं, समझ गए? तो इसे बोलते हैं कि ये वेक्टर अलजेब्रा है, सदिश का बीजगणित है। तो ये विद्युत धारा ना सदिश के बीजगणित का नियम का पालन नहीं करता है। ऐसे बोले तो कि सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, सदिश के घटाव का पालन नहीं करता है ना, गुना का पालन नहीं करता है। तो इसलिए इसको बोला गया कि विद्युत धारा जो होता है किस प्रकार की राशि है? तो अदिश राशि है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे देखिए हम लोग पढ़ते हैं बल के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति है ना, अगर कोई व्यक्ति किसी दरवाजा को अपने तरफ में 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है, आप कोई दूसरा व्यक्ति उसी को दूसरे विपरीत दिशा में 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है। यहाँ पे एक वस्तु है, इधर से कोई 5 न्यूटन के बल लगा करके अपने तरफ खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है 5 न्यूटन, इधर से कोई व्यक्ति आकर के इससे 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है। इस स्थिति में ये वस्तु न तो इधर जाएगा न ही इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका परिमाण जो है बल का वो समान है। क्या है? बल का परिमाण समान है, साथ में दिशा विपरीत है। दिशा क्या है? विपरीत है। दिशा विपरीत होने की वजह ये दोनों आपस में कट जाएगा, और नेट जो आएगा, नेट फोर्स जो आएगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये सदिश के नियम का पालन हुआ, यहाँ पे सदिश योग के नियम का पालन हुआ। सदिश योग में दिशा बदलता है तो चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। तो जब जोड़िएगा 5 न्यूटन, इधर से प्लस की तरफ 5 न्यूटन आएगा, प्लस में ये विपरीत दिशा है तो माइनस में 5 न्यूटन, ये घट के 0 हो गया। क्या हो गया? ये 0। समझ में आया? तो सदिश योग में ऐसा चलता है कि दिशा जैसे बदलिएगा तो चिन्ह भी बदल जाए, चिन्ह भी क्या होगा? बदल जाएगा। तो वही बात है यहाँ पे कि धारा में क्या ऐसा होता है। तो यहाँ पे समझिए, एक तार से करंट लेकर के आप 10 एम्पियर का चल रहे हैं। कितना एम्पियर का? 10 एम्पियर का करंट। क्या वो तार आगे जाकर के 2 भाग में बटा हुआ, 2 रास्ते में क्या हो गया? बट गया, 2 हिस्सा में आप बांट दी उस तार को, और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए, यहाँ भी एक बल्ब लगा दिए। आप बताइए 2 हिस्सा में मान लेते हैं, यहाँ पे 5 एम्पियर ही है, 5 एम्पियर, इधर भी 5 एम्पियर ही है, ठीक है। इसका दिशा तो बदल चुका है। तो ये बल के जैसा एक दूसरे को काट देना चाहिए। क्या बल जलता? नहीं जलता, नहीं जलना चाहिए था। बल जलेगा ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? बल्ब जलेगा ना? जलेगा। 10 एम्पियर के धारा किसी करंट से भेज रहा है, उसको 2 भाग में बांट के एक जगह यहाँ बल्ब लगा दी, बल्ब नहीं जलता है? जलता है कि नहीं जलता है? तो वहां हुआ 0, धारा 0 हुआ? नहीं हुआ ना, धारा 0 नहीं हुआ धारा। इसका मतलब है इसको 5 एम्पियर मिल रहा है, इसको भी 5 एम्पियर मिल रहा है, मतलब एक दूसरे को काटिए ना रहा है वहां पे।
यहाँ परिमाण जो अभी समझा रहे थे, गेट को 5 न्यूटन से खींच रहा है, 5 न्यूटन से हम खींच रहे हैं, दरवाजा ना तो उधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ जो रिजल्ट मिल रहा है हमें 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 0। यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा यहाँ पे 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ तो रिजल्ट मिलेगा हमें कुछ ना कुछ। 5 एम्पियर इसको भी मिल रहा है, 5 एम्पियर, ये बल्ब जलेगा ही जलेगा, बंद तो नहीं हो जाएगा। तो क्या बता सकते हैं कि ये सदिश नियम के योग का पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, नहीं किया ना। इस वजह से हम कह सकते हैं कि बिंदु धारा एक अदिश राशि है। क्या है ये? अदिश राशि है। ये सिंपल अलजेब्रा का पालन करता है ना। अदिश में क्या होता है, हम लोग सिंपल जोड़ घटाव करते हैं, उसी प्रकार से ये भी। तो आगे चल करके ये क्या हो गया, फिर से वापस जब आएगा तो 5 5 10 बन के 10 एम्पियर हो जाएगा। समझ में आया ना। तो दिशा यहाँ पे बदल गया था, ये धारा इस दिशा में गया था, ये धारा इस दिशा में गया, लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं किया, एक दूसरे को नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पे परिमाण में भी बराबर था, 5 एम्पियर दोनों में था, फिर भी एक दूसरे को निरस्त नहीं किया, कैंसिल नहीं किया, नहीं ना किया। इसलिए हम कहते हैं कि ये सदिश राशि नहीं है। क्या है ये? अदिश राशि है। आगे चल के एक और परिभाषा जैसे हम लोग समझेंगे ना कि धारा घनत्व के बारे में, तो वहां से एकदम प्रूफ हो जाएगा कि ये सच में अदिशी राशि था। क्या था? अदिश राशि था। तो आगे आप टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि विद्युत धारा एक क्या है, अदिश राशि है। चलिए नोट कीजिए इसको। इस प्रकार से वृत्त है आपके पास में, मतलब वो चालक का अनुप्रस्थ काट है। इस अनुप्रस्थ काट से ही ना जितना आवेश गुजरता है वो विद्युत धारा कहलाता है। तो पूरे आवेश से धारा जो पूरे क्षेत्रफल से, पूरे क्षेत्रफल कहने का मतलब इसका एरिया अगर हम मान ले ए, इसका क्षेत्रफल ए है, तो इस पूरे एरिया से जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो हो रहा है आपका आई। कितना है? धारा आई प्रवाहित हो रहा है। इसका क्षेत्रफल है, और इसका क्षेत्रफल सदिश हम लोग जानते हैं कि किसी भी सतह का अगर क्षेत्रफल सदिश निकाला है, जैसे ये आपका बोर्ड है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा, इस प्रकार से होगा, इसके लंबवत। तो ये है वृत्त, वृत्त के लंबवत होगा इसका क्षेत्रफल सदिश। तो लंबवत बनाइएगा 90 डिग्री पे क्षेत्रफल सदिश, तो ऐसे बनेगा, वेक्टर ए होगा। तो क्षेत्रफल धारा घनत्व का मतलब, धारा घनत्व का मतलब है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं, और धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? जे से। तो जे बराबर मान लेते हैं कि एक पूरे एरिया में, मतलब ए क्षेत्रफल में धारा आई प्रवाहित हो रहा है, ए क्षेत्रफल में धारा आई प्रवाहित हो रहा है। 5 कलम का दाम 20 रुपया, एक कलम का निकालने के लिए इससे भाग लगा देते हैं ना। अब ऐसे ही एकांक क्षेत्रफल का निकालना होगा तो आई में ए से भाग लगा दीजिएगा, तो इतना धारा मिल जाएगा आपको। पहले इतना क्षेत्रफल में इतना धारा मिल रहा था, जैसे एक का बात कर दिए तो ये ए से भाग हो जाएगा, तो इतना धारा प्राप्त होगा। तो ये कहलाता है जे, ये कहलाता है जे। जे का मतलब धारा घनत्व। ये बात समझ में आया कि नहीं बताइए। तो आई और ए के बीच में, आई और ए के बीच में एंगल कितना यहाँ पे होगा? क्षेत्रफल सदिश का दिशा यही है, धारा की दिशा भी यही है, तब इसके बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री है। एंगल कुछ बन रहा है? एंगल कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे थीटा जो है 0 डिग्री है। थीटा क्या होता है? आई तथा आई एवं ए के बीच कोण, ए के बीच कोण। तो यहाँ पे देखिए जे बराबर फॉर्मूला हो जाता है आई बटे में ए, जे बराबर हो जाता है फॉर्मूला आई बटे में ए। अगर ये क्षेत्रफल सदिश ये धारा के बीच में अगर कुछ एंगल बन जाए, यहाँ पे कुछ एंगल बना ले, थीटा एंगल अगर बनाएगा, तब क्या होगा धारा घनत्व का फॉर्मूला? तब धारा का फॉर्मूला क्या होगा? अभी देखिए थीटा बराबर 0 पर फॉर्मूला क्या आ रहा है? आई बटे में ए, आई बटे में ए। तो थीटा क्या है? तो आई तथा ए के बीच में बना एंगल कितना? 0 डिग्री के कारण फॉर्मूला जे बराबर आता है आई बटे में ए। अगर ये एंगल बना ले, कुछ एंगल बना ले, क्षेत्रफल सदिश धारा और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कुछ एंगल बन जाए, तब जे का मान कितना होगा, धारा घनत्व कितना होगा, उसके बारे में पहले इसका परिभाषा लिखते हैं। इसके बाद में थीटा एंगल पे हम लोग इसके फॉर्मूला को लिखेंगे कि क्या आएगा जे बराबर में फॉर्मूला। ठीक है, पहले परिभाषा नोट करते हैं। अब देखिए हम लोग ना ये देखेंगे कि जो क्षेत्रफल था सदिश और धारा के बीच में एंगल क्या होना चाहिए? थीटा डिग्री। कितना? कैसे हो सकता है थीटा डिग्री पे? जब चालक का अनुप्रस्थ काट इस प्रकार से रहेगा तो ए की दिशा यही रहेगा, धारा की दिशा तो यही रहेगा, तो फिर कैसे हम लोग ले सकते हैं कि इसके बीच में एंगल थीटा? तो उसके लिए आपको इस अनुप्रस्थ काट को, इस चालक के अनुप्रस्थ काट के हिस्सा को ऐसे तिरछा काटना पड़ेगा। समझ रहे हैं? हाँ, कोई चालक होगा उसको तिरछा कैंची से काटिए, ऐसे बन जाएगा उसका क्षेत्रफल। हम लोग क्या सीखे थे कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा उस क्षेत्रफल के लंबवत होता है, उसके सतह के लंबवत होता है। अब तो ये इसके लंबवत इस प्रकार से होगा 90 डिग्री पे, क्या? और अब धारा तो अपने दिशा में ही चल रहा होगा इस प्रकार से। तो ये आई की दिशा और ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा, इसके बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा। अब इस स्थिति में जो धारा घनत्व होगा
वो कितना आएगा, इस स्थिति में धारा घनत्व कितना आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि अब, तो यहाँ पे लिखा है कि अब क्षेत्रफल सदिश तथा आई के बीच बना कोण कितना है, थीटा है। और आपका जो ये चालक जो होगा इस प्रकार से होना चाहिए, क्षेत्रफल सदिश ऐसे जाएगा लंबवत इस दिशा में, धारा की दिशा यही रहेगा, तो बन गया एंगल कितना, थीटा। तो धारा घनत्व जो होता है जे, ये सामान्य तौर पे देखा जाए, जनरल मतलब सबके लिए लागू कब होगा, तो ये थीटा एंगल पे मान करके हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। अब फॉर्मूला जो होगा इसका देखिए, अब क्षेत्रफल सदिश यहाँ है और धारा इस प्रकार से है, आपको चाहिए था कि जिधर धारा होगा उसी दिशा में क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल सदिश, दोनों एक ही दिशा में होगा तब आप वहां पे धारा घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, समझे। इसके लिए आपको क्षेत्रफल सदिश का एक भाग धारा की दिशा में लाना पड़ेगा, एक ऐसा पार्ट इसका हिस्सा कि जो धारा की दिशा में होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी सदिश को दो भाग में तोड़ भी सकते हैं, घटक करना जानते हैं। तो घटक करेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश का, तो पहला घटक जो आएगा वो धारा की दिशा में एक मिलेगा, दूसरा घटक जो होगा इस तरफ होगा, है ना, दो घटक बनेगा इसका। पहला तो धारा की दिशा में ही होगा इस तरफ, तो इस तरफ जो आएगा एंगल तो यहीं से बनना रहा है ना। तो हम लोग सीखे थे कि सदिश का घटक जब तोड़ते हैं जिधर कोण बनता है उधर cos थीटा होता है, तो इसका परिमाण पहले लिखना होगा। तो ए सदिश है तो किसी भी सदिश का परिमाण आप ऐसे लिख सकते हैं या केवल ए से लिख सकते हैं, क्या ये सब सीखे हुए हैं। तो बताइए इस तरफ वेक्टर ए का जो आएगा परिमाण ए cos थीटा होता है, क्या ये जानते हैं ना। एंगल के तरफ कोण जिधर बनता है उधर cos थीटा लिया जाता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, इसका दूसरा जो घटक होगा वो इधर होगा ए साइन थीटा, है ना, ए साइन थीटा। इसका तो काम नहीं है, आपको तो धारा की दिशा में चाहिए, इस तरफ चाहिए, धारा की दिशा में क्या मिला इसका परिमाण ए cos थीटा। तो एक मिल गया आपको ए सदिश का एक घटक है ए cos थीटा जो धारा की दिशा में धारा आई। अब यहाँ से जे का मान जो होगा, अब यहाँ से जे का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, जे बराबर जानते हैं कि धारा बटे में क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश कितना है यहाँ पे, ए cos थीटा, क्या आया, ए cos थीटा। अगर हम यहाँ से धारा आई का मान निकाले तो ये cos थीटा से यहाँ गुना हो जाएगा, तो आई बराबर जो होगा ए इंटू में जे, चाहे जे ए cos थीटा लिख सकते हैं, जे ए cos थीटा, क्या लिख सकते हैं, जे ए cos थीटा, जे ए cos थीटा हो गया। जहां cos थीटा लगा होता है दो राशि हो गया, आप देखिए एक धारा घनत्व है और एक क्षेत्रफल सदिश का परिमाण है ना, एक धारा घनत्व और एक क्षेत्रफल सदिश। तो आप हम लोग जानते हैं कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब हो तो यहाँ पे ए डॉट बी cos थीटा होता है कि नहीं होता है, हाँ, डॉट प्रोडक्ट में अगर दो आपको इस प्रकार से डॉट में लिखा है साथ में cos थीटा तो बन जाता है उसका अदिश गुणनफल। क्या बनता है, अदिश गुणनफल कहने का मतलब स्केलर प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल, तो दोनों के दोनों अदिश हो जाएगा। तो ए डॉट बी cos थीटा, तो यहाँ समझ लीजिए ये ए है ये बी है cos थीटा, ए है बी है cos थीटा, तो इसका दोनों का क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इसलिए यहाँ पे बना आई बराबर सदिश जे डॉट सदिश ए, क्षेत्रफल सदिश भी होता है। हाँ एक चीज बताना हम भूल गए थे वहां पे कि धारा घनत्व जो होता है सदिश राशि होता है, आप लोग भी लिख लीजिएगा, वहां पे जोड़ लीजिएगा इस बात को कि जो धारा घनत्व होता है एक सदिश राशि होता है। किस प्रकार की राशि होता है, सदिश राशि होता है। तो वेक्टर लगा दिए यहाँ पे जे के ऊपर में, वेक्टर लगा दिए ए के ऊपर में, ये क्या आया, डॉट आ गया, इसका डॉट प्रोडक्ट आया कि नहीं आया, आया ना, नहीं बोल रहे हैं, आ गया। तो डॉट का मतलब हो गया स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल। तो क्या यहाँ से नहीं सिद्ध हुआ कि धारा जो होता है अदिश राशि है, हुआ कि नहीं, अदिश आया गुणनफल, तो यहाँ से सिद्ध हुआ कि धारा किस प्रकार की राशि होता है, अदिश राशि होता है। तो ये यहाँ से भी हम बता सकते हैं, या फिर जो एग्जाम्पल आपको बताए थे उससे भी आप समझ सकते हैं कि धारा अदिश राशि, समझ में, या तो फॉर्मूले ला। फिजिक्स ऐसा चीज है ना कि आपको सच्चाई से वो आपको रूबरू करवाएगा, है ना, मतलब जिंदगी में सत्य क्या होता है वो फिजिक्स है, समझ रहे हैं, हाँ, वो लेकर के वहां तक पहुंचा देगा आपको, जो सच्चाई होगा ना वो निकल के आ जाएगा, उसके फॉर्मूला में आए, उसके खून में आए, उसके रग में आए, जो भी चीज है उसके बाद में है या फिर उसके फॉर्मूला में, फिजिक्स दुनिया का सत्य है चीज, है ना। फिजिक्स मतलब कोई चीज लिखा गया बुक में, समझिए कि वो सत्य हो गया, ब्रह्मा जी के लिखा हुआ वो पेन से समझिए। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक। तो सबसे पहले फॉर्मूला था कि आई बटे में ए, क्या था, जे बराबर आई बटे, धारा के लिए धारा का क्या होता है, एम्पियर,
धारा का एम्पियर, क्षेत्रफल का तो आप जानते हैं कि मीटर स्क्वायर होता है, क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो जब इसे लिखिएगा तो सिंबल से लिखिए तो एम्पियर ए हो गया, अब मीटर स्क्वायर तो ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, एम्पियर मीटर इनवर्स 2 बोलिए, चाहे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एसआई मात्रक। और ये किस प्रकार की राशि है, तो यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि सीजीएस मात्रक, लिखते चलिएगा आप लोग भी। देखिए इसको 2 भाग में बांटा गया है, सीजीएस मात्रक 2 भाग में बांटा हुआ है, ठीक है, एक ई एस यू, दूसरा जो होता है ई एम यू। और अगर कोई पूछ ले कि मिली एम्पियर कितना होता है, तो देखिए 1 मिली में होता है 10 की घात -3, 1 मिली में होता है 10 की घात -3, एम्पियर लग जाता है, एम्पियर लगा दीजिए आप भी। 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, एम्पियर को ऐसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जो होगा 1 मिली एम्पियर जो होगा 10 के घात 3 -3 को तो हम लोग मिली कहते हैं, एम्पियर लग गया तो यहाँ भी एम्पियर लगा दीजिएगा। अगर वही पूछ ले कि 1 माइक्रो एम्पियर, है ना, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो को ऐसे लिखते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर में 10 के घात -6 एम्पियर बन जाएगा। उसके बाद नैनो, है ना, उसके बाद क्या होगा, नैनो, नैनो के लिए एन लिखते हैं, तो एम्पियर है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 -9 एम्पियर। ये सब जो होता है ये छोटी मात्रक है। सबसे ईएसयू में क्या होगा, इसका विद्युत धारा का मात्रक, ईएसयू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मतलब है धारा, कूलम को वहां पे स्टैट कूलम में मापा गया होगा ना, तो स्टैट कूलम से बनेगा स्टैट एम्पियर, क्या बनेगा, स्टैट एम्पियर। एक स्टैट एम्पियर, एक स्टैट एम्पियर, एक स्टैट एम्पियर बराबर होता है 3 गुने 10 के घात 9 एम्पियर, कितना होगा, 3 गुने 10 के घात 9 एम्पियर। और यहाँ देखिए ईएमयू में, देखिए ईएमयू में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में एब में चलता है, कूलम जो आवेश होता है वो एब में मापा जाता है, तो 1 एब एम्पियर में कितना होगा, कितना होगा, 1 एब एम्पियर में 10 एम्पियर, कितना, 10 एम्पियर। इसको शॉर्टकट में एब को ए बी करके लिख सकते हैं, है ना, ए बी एम्पियर बराबर 10 एम्पियर। एम्पियर निकालना चाहते हैं यहाँ से कि 1 एम्पियर में कितना होगा एब एम्पियर, तो यहाँ भाग लगा दीजिए, 1/10 से भाग, 10 इधर आ जाएगा भाग में, ए बी एम्पियर 10 के घात ऊपर 10 को ले जाइए ऊपर माइनस हो जाएगा, तो माइनस, ये सब यूनिट याद रखना, लिख लीजिए इसको अच्छे से, और लिखना ही नहीं है अपने दिमाग में भी लिख लेना है, ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। इसके अगला उसमें अगला जो टॉपिक होगा वो ओम के नियम क्या है, ओम के नियम को समझेंगे, अपवहन वेग को अच्छे से समझेंगे, उसका फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।